हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारी टूवर्ड दी फोर्थ सीरीज की प्रैक्टिस पेपर 3 है। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार इसकी कोटेशन जरूर देख लेते हैं। दैट इज ऑल नो द वे बट फ्यू एक्चुअली वॉक इट। दैट इज कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता सबको पता होता है मगर ना के बराबर लोग ही उस पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि मंजिल तक पहुंचना, मंजिल दिख रही है, रास्ता पता है, मगर चलना बहुत मुश्किल है। तो वो जो लोग चल लेते हैं वो मंजिल पा जाते हैं। और इसी के साथ हम लोग अपनी सीरीज शुरू करते हैं। ये यूपी टीजीटी इंग्लिश का पेड बैच है जो 14 मार्च से स्टार्ट हुआ है। और अब इसमें ट्यूसडे से नया राइटर जो है वो स्टार्ट होगा। तो आप लोग अगर इस बैच को देखना चाहते हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, सारी जानकारी इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर उपलब्ध है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। जस्ट डाउनलोड द ऐप एंड यू विल बी एबल टू नो ईच एंड एवरीथिंग। इसके अलावा हमारा ये वाला बैच जो है ये यूपी टीजीटी पीजीटी, टीजीटी का अलग है, पीजीटी का अलग है, DSSS भी टीजीटी पीजीटी का एक ही है। ये वीडियो बैच है। तीनों जो बैचेस में नोट्स जो हैं वो बुक फॉर्म में आपके घर पर कोरियर किए जाते हैं। ये लाइव क्लास के ही जो वीडियोस हैं वो ही लाइव क्लास ही रिकॉर्ड फॉर्म में जो वीडियो बन जाती है वही इन बैचेस में है। फीस में दोनों में बहुत अंतर है और वो जो है, लेकिन नोट्स जो है, नोट्स कंटेंट सब सेम है, बस वो लाइव है और ये रिकॉर्डेड है। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट्स पोइट्री वंस बी रिस्टोर्ड टू हर एंशिएंट ट्रूथ एंड प्योरिटी, लेट हर बी इंस्पायर्ड फ्रॉम हेवन, लेट हर प्लीज इंस्ट्रक्ट, सरप्राइज एंड एस्टॉनिश, विच एज हैज बीन रेफर्ड टू हियर? 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी, मॉडर्न एज, रेनेसांस। तो बात यह है, इसमें कहा गया है कि पोइट्री को दोबारा से एंशिएंट ट्रूथ और प्योरिटी में रिस्टोर किया जाए, उसे दोबारा से हेवन से वो इंस्पायर करे, एस्टॉनिश करे, इंस्ट्रक्ट करे। ये किस एज में कहा गया था? ये ऑप्शन आपने देख लिए होंगे। इसका आंसर मैं आपको पहले बता दूं। इसका आंसर है दैट्स मिड 18th सेंचुरी। और मैं आपको बताऊं कि इसे 18th सेंचुरी की जब शुरुआत हुई थी तो उसे नियो क्लासिकल एज, स्यूडो क्लासिकल एज कहा जाता है। एंड पोप इज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ ऑगस्टिन एज। ये एज जो है, it was more the writers of this age was more concerned about the form and not about the content. ये लोग ग्रीक और लैटिन राइटर्स की फॉर्म को फॉलो करते थे, कंटेंट को नहीं। एपिक भी लिखे गए हैं, मॉक एपिक्स लिखे गए हैं। तो इसमें पोइट्री जो है, जो उसका नेचुरल फ्लो था वो था ही नहीं। तो लेटर ऑन द अदर राइटर्स रियलाइज दैट कि दोबारा से वही फ्लो पोइट्री का लाना चाहिए। और 1798 से रोमांटिक एज की शुरुआत जो है वो मानी जाती है लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के साथ, जिसमें था कि ब्रेक ऑल द बॉन्डेजेस एंड बैक टू नेचर जो उसमें था। तो मिड 18th सेंचुरी में पोइट्री के प्रति रुझान जो है वो दोबारा से बढ़ा था। Question number 2, Samson the central character in Samson Agonistes is? Samson Agonistes मिल्टन का एक क्लोजेट ड्रामा है और इसमें मिल्टन ने जो है जो ये ग्रीक ट्रेजेडीज़ का इसमें हेलेनिज्म जो है देखने को मिलता है। ग्रीक ट्रेजेडीज़ की तरह तीनों यूनिटीज़ को फॉलो किया गया है। कोरस है। हाँ, मिल्टन नेवर मेंट टू प्रेजेंट दिस प्ले बिफोर द ऑडियंस, दैट्स वाई इट्स अ क्लोजेड ड्रामा। और इसमें सैमसन के लास्ट डे की कहानी है। और सैमसन जो है वो एक कौन है? देखिए, हिब्रू चैंपियन, रोमन एम्परर, ग्रीक वॉरियर और एन इंग्लिश किंग। तो सैमसन कौन है? दैट इज एन हिब्रू चैंपियन। और वो जो है वो ही वॉज सेंट बाय द गॉड विद अ मिशन टू ओवरपावर फिलिस्तीन्स। Who is the speaker of the following lines? Will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand? No. My hand will rather the multitudinous seas in Cardenine and making the green one red. तो ये लेडी मकबेथ, ऑथलो, गर्ट्रूड किसने कहा है? तो लाइन पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि ये मकबेथ की लाइन से, मगर किसने कहा है, मकबेथ या लेडी मकबेथ?
तो आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि ये मकबेथ जो है उनका जो ड्रॉबैक है, उनका जो हमेशा है ट्रैजिक फ्लॉ है, वो ये है कि ही वॉज ओवर एम्बिशियस, और ही वॉज नॉट एट ऑल एन evil personality. So when he killed Duncan just because of his aspirations, आफ्टरवर्ड्स ही वॉज स्ट्रक बाय हिज कॉन्शियस। तो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस पैंक्स जो है उनको फील होता है, उनको लगता है कि डंकन का मर्डर करने के बाद वो ब्लड जो है वो उनके हाथ पर लगा हुआ है, और अगर वो उस हाथ को खून इस पे धोएंगे पानी में तो उनका हाथ नहीं धुलेगा, बल्कि जो पूरा समुद्र का पानी है वो ग्रीन से रेड हो जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोली। हाइपरबोली का ये एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें जो है कोई किसी बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति का जो है एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन, तो ओशन को नेपच्यून सी गॉड नेपच्यून के कह के संबोधित किया गया है, और इसमें हाइपरबोली का एग्जाम्पल ये है। और ये लाइंस किसकी हैं? दैट इज़ बाय मकबेथ। ये मकबेथ की लाइंस। Who among the following English playwrights scripted the film Shakespeare in Love? Shakespeare in Love एक फिल्म है, और वो किसने स्क्रिप्ट करी है? हेरोल्ड पिंटर, एलन बेनेट, कैरल चर्चिल या टॉम स्टॉपर्ड? तो आप देखिए ऑप्शंस किस कौन है। शेक्सपियर इन लव जो मूवी है वो है टॉम स्टॉपर्ड की, दैट इज बाय टॉम स्टॉपर्ड। Which among the Shakespeare's play cannot be grouped under romances? शेक्सपियर के जो लास्ट प्लेज हैं उन्हें रोमांसेस कहा जाता है। रोमांसेस जिसमें उन्होंने इमेजिनरी आइलैंड, ऐसी कहानियाँ, काल्पनिक कहानियाँ जो हैं वो बताई हैं। रोमांसेस मीन्स फार फ्रॉम रियलिटी। तो जैसे द विंटर्स टेल है, विंटर्स टेल का मतलब भी यही है, इसका अगर टाइटल आप समझें तो विंटर्स टेल का व्हेन जो विंटर्स के समय में आग के सामने बैठकर नानी दादी कहानियाँ सुनाती हैं, जस्ट लाइक दैट जो है ये स्टोरी है। एज यू लाइक इट, इट्स अ पेस्टोरल रोमांस, और ऑर्लैंडो की और रोजालिंड की कहानी जो है, और जो रोमियो एंड जूलियट है दैट्स अ ट्रेजेडी, एंड टेम्पेस्ट इज ऑल्सो जो है रोमांस है, जिसमें एक एनचेंटेड आइलैंड पर मिरांडा और जो है उसको उनको दिखाया गया है। और ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक डिस्टोपियन नॉवल का टाइटल भी मिरांडा के लास्ट वर्ड से ही लिया गया है। तो ये तीन तो रोमांसेस है। कौन सा नहीं है रोमांस? रोमियो एंड जूलियट। वाई? इट्स अ ट्रेजेडी, और ये ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस है। तो रोमियो एंड जूलियट इज नॉट अ रोमांस, इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ स्टार क्रॉस लवर्स। In Shakespeare's literary output, the period 1604 to 1608 is the period of comedy plays, historical plays, great tragedies, none of these. पहले जानते हैं कि 1604 से 1604 ये 8 तक थे, राजा थे जेम्स फर्स्ट। इसके बाद शेक्सपियर की जो नाटक कंपनी थी उसका नाम भी किंग्समैन हुआ था, क्योंकि जो पैट्रन थे जो उनके भाई अब किंग के अंडर में आ गए थे। और शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन कंटेम्प्रेरीज हैं, मगर शेक्सपियर को एलिजाबेथन राइटर कहा जाता है और बेन जॉनसन को जैकोबियन राइटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बेन जॉनसन वॉज द फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट, तो वो जैकोबियन राइटर कहलाते हैं। अब शेक्सपियर ने अपने करियर में इस समय सबसे जो बेहतरीन लिखे हैं उन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी हैं। इस समय उन्होंने अपनी ग्रेट ट्रेजेडीज़ जो हैं लिखी हैं। और जब टेम्पेस्ट लिखी थी वो स्वान सॉन्ग है, तो उन्होंने कहा था कि नाउ आई वांट टू गो बैक। ये मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी कहा जाता है, जिसमें उन्होंने प्रार्थना करी है कि लेट मी गो बैक टू माई होम टाउन। Galsworthy's short story quality starts with the description of the bookshop. On the top was the nameplate: Gessler Brothers, Gessler and Sons, Messrs Gessler, Gessler's Corner. तो आप ये देखिए कि गेस्लर ब्रदर, ये गेस्लर एंड सन। क्वालिटी जो स्टोरी है वो बुक शॉप नहीं है, दैट्स बूट शॉप। ये बूट शॉप है,
और इसमें हाथ से जूते बनाने वाले भाइयों की कहानी है एंड दे कुडंट सर्वाइव आफ्टरवर्ड्स। तो ये गोल्सवर्दी की जो स्टोरी है एक बूट शॉप की कहानी है और उसके जो उस पर लिखा हुआ है, जो बैनर लगा हुआ है, वो टॉप जो नेम प्लेट है दैट इज केस्लर ब्रदर्स। Which of Shakespeare's play has never been adapted for film or television? Taming of the Shrew, The Two Noble Kinsmen, Troilus and Cressida, Cymbeline. टेमिंग ऑफ द श्रीव एक फार्स है और इंडक्शन स्टोरीज में वो चलती है, और जो इसके बाद जो ट्रायलस एंड क्रेसिडा है वो चौसर की पोएम ट्रायलस एंड क्रेसिडा से प्रभावित होकर लिखी गई है। तो सम ऑफ द क्रिटिक्स बिलीव दैट इट्स एन इनकम्प्लीट प्ले। और सिम्बलीन जो है वो राजा सिम्बलीन की कहानी है। तो ये सारे के सारे कभी ना कभी जो है फिल्म और टेलीविज़न के लिए अडॉप्ट हुए हैं, मगर कौन सा नहीं हुआ है वो है द टू नोबल किंग्समैन, क्योंकि ये माना जाता है कि ये शायद शेक्सपियर का प्ले ही नहीं था। Dash was the legendary queen of the Amazons engaged to Theseus in Midsummer Night's Dream. Helena, Hermia, Hippolyta, Puck. तो आपने अगर मिडसमर नाइट्स ड्रीम पढ़ी है, बड़ी खूबसूरत सा जो है वो प्ले है, और जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं प्ले, इसमें एक प्ले विद इन प्ले जो है वो एक जो वो थीसियस की शादी पर एक वो पिरामस एंड थिस्बे नाम का जो है वो प्ले करते हैं, और दे टर्न्ड आउट टू बी अ कॉमेडी रादर दे वांटेड टू डू अ ट्रेजेडी, और जो बॉटम और वो करते हैं। तो ये हालांकि इसी के बारे में सैमुअल पेपीज ने अपनी डायरी में लिखा है कि उनको इससे बेकार प्ले कोई नहीं लगा, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल कॉमेडीज दैट यू हैव एवर गॉन थ्रू। तो इसमें जो थीसियस की वाइफ है वो कौन दिखाई गई है? हेलेना, हर्मिया, हिप्पोलाइटा या पक? पक तो इसमें जो है सुपर नेचुरल एलिमेंट है। हेलेना हर्मिया का अपना अलग सीन है, और डिमिट्रियस और लाइसेंडर की जो है वो जो मतलब बिलवेड्स हैं। तो इसमें जो थीसियस की शादी होने वाली है अमेज़न क्वीन से वो है हिप्पोलाइटा, दैट इज हिप्पोलाइटा। In which book Milton's Paradise, Adam tells Raphael the story of his own life and the meeting with Eve. तो बुक 1, बुक 6, बुक 5, बुक 9, इसमें सारे ऑप्शंस गलत हैं। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने एडम ने ईव से मिलने और बनने की ईव्स की कहानी जो पैराफेल को सुनाई है वो बुक 8 में सुनाई है। तो इसमें ये सारे ऑप्शन गलत हैं, तो ये है दैट्स बुक 8, दैट्स बुक 8, बुक 8 में सुनाई है। Now the next question is, the term curtail sonnet was coined by Milton, William Blake, Gerard Manley Hopkins या मैथ्यू आर्नल्ड। कर्टेल सोनेट का मतलब होता है कि कर्टेल मतलब काट देना, सोनेट 11.5 लाइन या 11 लाइन या 10.5 लाइन का जो सोनेट होता है उसे कर्टेल सोनेट कहते हैं, 10.5 लाइन का। तो 11 लाइन का भी कह सकते हैं, तो उसमें उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड कर्टेल सोनेट। कर्टेल सोनेट को ये जो टर्म जो लाए थे वो कौन लाए थे? दैट इज G.M. हॉपकिंस, दैट्स G.M. हॉपकिंस। William Wordsworth had a deep influence on Thomas Hardy. According to Hardy, a particular poem by Wordsworth has his best cure for despair, which is the poem Michael, Tintin Abbey, The Idiot Boy, The Leech Gatherer. अगर आपने हार्डी को पढ़ा हो तो आप जानते होंगे हार्डी को मतलब कहते हैं कि ही वाज अ पेसिमिस्ट, खुद को वो मिलियोरिस्ट मानते थे। अ मिलियोरिस्ट इज अ पर्सन हु थिंक्स दैट थिंग्स कैन बी चेंज्ड विद द एफर्ट्स। तो हार्डी का ये मानना था कि वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है जो उनकी जब कभी वो निराश होते हैं तो दैट पोएम टेक्स हिम आउट ऑफ द डेस्पेयर। तो वो कौन सी पोएम है? वो पोएम बेहद खूबसूरत पोएम है, दैट इज लीच गैदरर और रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। बेहद खूबसूरत जो है वो पोएम है द लीच गैदरर, जिसमें कहानी जो है वो लीच गैदरर की बताई गई है कि इसमें जब वर्ड्सवर्थ इसमें दिखाते हैं कि हाउ ही कम्स आउट ऑफ हिज डेस्पेयर व्हेन ही लिसन्स टू द स्टोरी ऑफ द लीच गैदरर। तो ये कहानी लीच गैदरर पोएम हार्डी के लिए क्योर फॉर डेस्पेयर का काम करती थी।
Everything that man esteems endured a moment or a day. Love's pleasure drives his love away. In the above quote, the last line is an example of ये last line. Love's pleasure drives his love away. ये किसका है? Allusion, प्लियोनिज्म, पैराडॉक्स या ज्यूगमा? तो यहाँ ये देखिए, अल्यूजन का मतलब होता है किसी चीज़ का जब हम एग्जाम्पल देते हैं उसमें। ज्यूगमा एक ही वर्ड से जब दो वर्ड्स को कॉइन करते हैं। प्लियोनिज्म अलग से समझाऊंगी। अब पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है बट इट हैज अ बिट अ ट्रूथ इन इट, अ ट्रूथ हिडन इन इट। लव्स प्लेजर ड्राइव्स हिज लव अवे। तो अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे कि लव्स प्लेजर, कि जो प्यार से मिलने वाली खुशियां होती हैं, ड्राइव, वो उसी से प्यार जो है धीरे धीरे कम है। जब तक प्यार मिलता नहीं है तब तक लोग उसके पीछे भागते हैं। वंस दे गेट देयर लव, तो उसके बाद वही चीज जो है वो उनके लिए वो प्यार ही खत्म हो जाता है। तो कड़वा है किंतु सत्य है, और यही क्या है, किसका एग्जाम्पल है? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स। Milton introduces Satan and the fallen angels in the book first of Paradise Lost. Two of the chief devils reappear in book second. They are, इसमें अब वो दो है। इसमें इस तरीके से है कि A and B, A and C और C and D। तो मैं ऑप्शन अपने आप ही यहाँ पे मुझे लिखने पड़ रहे हैं। तो मुलाक, केमोज, बिलायल, तमूज। तो ये जो है इसमें आंसर है इसका ए एंड सी। ए एंड सी जो है वो इसका आंसर है, दैट्स मुलोक एंड बिलायल। On the death of Shakespeare, the whole nature wept is an example of pathetic fallacy, ambiguity, metaphor, metonymy. पैथेटिक फैलेसी का मतलब होता है कि जब नेचर के ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन बींग्स की तरह समझा जाता है। ठीक है, कि आज मैं दुखी हूँ तो पूरा आसमान रो रहा है। एम्बिगिटी का मतलब होता है कि मीनिंग जो है दैट इज नॉट क्लियर। मेटाफर जब कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन के मेटाफर कंपैरिजन, और मेटोनमी जब नेम चेंज हो जाता। अब आप इसमें देखिए, ऑन द डेथ ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की मृत्यु के उपरांत द होल नेचर वेप्ट, पूरी जो है नेचर जो है वो रोई। तो ये किसका एग्जाम्पल? नेचर के ऑब्जेक्ट को ह्यूमन बींग्स की तरह देखा जा रहा है। तो ये क्या है? दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैलेसी। अब ये थोड़े से मतलब मिक्स क्वेश्चंस हैं, तो ये स्पॉट द एरर देखिए। ड्यूटीज ऑफ अ पुलिसमैन आर रेगुलेटिंग द ट्रैफिक, इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम एंड टू कंटेन एंटी सोशल एलिमेंट्स, नो एरर। तो आप लोग देखिए कि इसमें एरर कौन से पार्ट में है। अब मैं बताती हूँ। देखिए, जो वर्ब्स होते हैं किसी भी सेंटेंस में, जो वर्ब्स होते हैं सारे एक से, अगर दो या दो से ज्यादा वर्ब्स है तो सारे एक ही फॉर्म में रहने चाहिए। तो ड्यूटीज ऑफ अ पुलिसमैन आर रेगुलेटिंग द क्राइम, ठीक है, regulating the traffic, regulating the crime, कह रहे भगवान, regulating the traffic, investigating crime and to contain। अब ये जब सारे ing वाले फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है, duties of a policeman are regulating the traffic, investigating crime and कंटेनिंग एंटी, तो सारे इसे जो है ये यहाँ पर कंटेनिंग हो जाएगा। ये इन्फिनेटिव फॉर्म जो है वो इसमें यूज नहीं होगी, सारे वर्ब्स एक ही तरह से यूज किए जाएंगे। नीदर ऑफ द प्लान सूट्स हिम एंड देयरफॉर ही डिसाइडेड नॉट टू गो आउट यस्टरडे। इनमें से गलती तो है ही, ढूंढिए। नीदर ऑफ द प्लान सूट्स हिम, अगर हमें कहते हैं कि भाई नीदर के साथ जो है दो में से एक भी नहीं सूट्स आना चाहिए, तो ठीक है, तो भाई गलती है कहाँ? आप यहाँ देखिए, तो ये यस्टरडे लिखा है, बात किसकी की जा रही है? बीते हुए दिन की। तो बी पार्ट में है नीदर ऑफ द प्लान सूटेड हिम एंड देयरफॉर ही डिसाइडेड। जब सारा पास्ट में चल रहा है तो एक बेचारे को, इसको ही वर्ब को, इस बेचारे को क्यों प्रेजेंट में रखो? तो दैट्स वाई यहाँ पर ये वर्ब भी पास्ट टेंस में हो जाएगा।
My observation is that between Vivek and Shashi, Vivek is the most intelligent. अब कभी अगर हम of the two लिखते हैं तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होती है, बिटवीन लिख रहे हैं तो भी कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, वैसे भी दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री ही यूज करते हैं। तो अब क्या करें, विवेक इज, अब अगर हम यहाँ पे खाली मोर इंटेलिजेंट लगा दे तो ठीक है, या द हटा दे। अगर दो का सेंस आ रहा है ऑफ द टू या बिटवीन, तो हम द के साथ ही माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन विवेक एंड शशि विवेक इज द मोर इंटेलिजेंट, तो द नहीं हटाएंगे क्योंकि द का मतलब होता है यू आर सिलेक्टिंग आउट ऑफ टू। तो इसीलिए यू नो अबाउट whom you are talking. We wanted to purchase something but all the 3 stores in that area were closed on that day. कि हम कुछ खरीदना चाहते थे मगर उस एरिया से, मगर सारे स्टोर्स जो है वो सब बंद थे। तो यहाँ देखिए कि वी वॉन्टेड टू परचेज समथिंग बट ऑल द 3 स्टोर्स इन दैट एरिया की जगह यहाँ इन द एरिया आएगा, क्योंकि हम जानते हैं हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक जो है करेक्ट ऑल्टरनेटिव चुनना है। कैन दिस बी मशीन बी अडेप्टेड बाय फॉर्म वर्क इन इनटू टू फॉर। तो इसमें देखिए करेक्ट प्रेपोजिशन कौन सा लगेगा, तो अडेप्टेड के साथ आता है प्रेपोजिशन, हाँ जी आप बिल्कुल सही है, टू, अडेप्टेड टू। ओनली डैश पीपल आर डैश आफ्टर डेथ, इसमें से जो आपको सही ब्लैंक में भरना है। ब्रेव पीपल आर फॉरगॉटन बिल्कुल नहीं बैठता। गुड पीपल आर एडमायर्ड, ओनली एडमायर तो कभी भी कर सकते हैं, जो याद किए जाते हैं, तो ओनली वर्चुअस पीपल आर रिमेंबर्ड आफ्टर डेथ। The mother was anxious dash the safety of her son. तो anxious के बाद क्या आना चाहिए, at, about, for, upon. The mother was anxious about the safety of her son. He was advised to abstain all alcoholic drinks. एब्सटेन मतलब होता है किसी चीज़ से परहेज रखना, तो इन, एट, फ्रॉम, बाय। तो एब्सटेन के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, ही वॉज एडवाइज टू एब्सटेन फ्रॉम। द रेनफॉल डैश इंडिया वेरीज प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो फ्रॉम ईयर डैश ईयर। तो अगर आप यहाँ पर ये देखें तो रेनफॉल, इसमें से कौन सा जो है प्रेपोजिशन होंगे, बाय इंडिया प्लेस का नाम बोला गया है, प्लेस के पहले प्रेपोजिशन आता है इन, वेरीज के साथ आता है फ्रॉम, और ईयर टू ईयर यानी कि एक साल से दूसरे साल, तो उसके बीच में लगाते हैं हम टू। तो ये देखिए इससे बैठ गया, दैट इज इन, फ्रॉम एंड टू। Choose the alternative which can be substituted for the words a job without salary. मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, फ्री सर्विस, वॉलंटरी, ऑनोररी, एमेच्योर। तो अ जॉब विदाउट जो है वॉलंटरी मतलब होता है जब हम अपनी इच्छा से कोई काम करते हैं, एमेच्योर का मतलब होता है शौकिया काम करना। तो इसमें जॉब विदाउट सैलरी, जॉब है मगर सैलरी नहीं है, दैट्स ऑनोररी, अवैतनिक। He cannot pass the test without your help. Change into a complex sentence. Complex sentence का मतलब होता है एक प्रिंसिपल और एक सबॉर्डिनेट, एक से ज़्यादा भी हो सकती है मगर एक सबॉर्डिनेट क्लॉज तो आएगा ही, और उसमें सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होगा। तो अब आप इसमें देखिए किस में सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इफ़ है और अनलेस है, दोनों में इफ़ और अनलेस आ रहा है। तो चलिए पहला देखते हैं, हेल्प हिम इफ़ ही विल पास द टेस्ट। ये नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर का सेंटेंस जो है वो उससे इसका मीनिंग सही नहीं बैठ रहा। ही कैन नॉट पास द टेस्ट अनलेस यू हेल्प हिम, ये बिल्कुल सही है कि वो ही कैन नॉट पास द टेस्ट जब तक की, तो शर्त वाला है, कंडीशनल बताया जा रहा है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, तो यहां आएगा बी पार्ट। यू मस्ट टेल द ट्रूथ
यू मस्ट फेस द कॉन्सिक्वेंसी, इधर और यूज़ करके हमें इसे बनाना है। और इधर और से अगर हम यूज़ को जोड़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस के तौर पे हमें इसे बनाना है। तो यहाँ देखिए कि वैसे तो ये इसमें नहीं है, सॉरी इधर और से सिंपल नहीं, कंपाउंड बनाना है। तो आप यहाँ पर ये देखिए, ईदर टेल द ट्रुथ, अगर हम बार बार मस्ट लगा रहे हैं तो उसे सेंटेंस का फॉर्मेशन जो है गलत हो रहा है। ईदर टेल द ट्रुथ, ईदर के बाद वर्ब आ रहा है, और के बाद भी वर्ब आ रहा है, कंपाउंड सेंटेंस है। ईदर टेल द ट्रुथ और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, तो यहां हो गया, दैट्स बी। The figure of speech in the line and that strife was not inglorious though the event was dire. ये सैटन की लाइन्स हैं, जब what though the field be lost all is not lost and that strife was not inglorious though the event was dire. तो ये हाइपरबोली, ट्रांसफर्ड एपिथेट, लाइटोटीज या ऑक्सीमोरोन इनमें से कौन सा है? तो जब हम नॉट और दो नेगेटिव वर्ड्स एक साथ लगाते हैं तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है? दैट्स लाइटोटीज। तो ये है आपका दैट सी। दो नेगेटिव वर्ड्स जैसे नॉट बैड, इसका मतलब हुआ दैट्स गुड। तो वो जो संघर्ष था वो कोई छोटा मोटा नहीं था, हालांकि उसका जो वो इवेंट था उसका बहुत ही डायर जो है वो इवेंट था। टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स, ये एक ईडियम है। टू वेदर द स्टॉर्म की तो इसका है टू बी आउट इन बैड वेदर, टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स, टू मेक अ फस ओवर समथिंग, टू फील हैप्पी। तो ये है दैट्स बी, टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स। टू पुल थ्रू मीन्स to pull with strength, to use a lot of energy, to recover, to control। जैसे तबीयत खराब होने के बाद धीरे धीरे रिकवर करते हैं, तो उसके बाद पुल थ्रू मतलब धीरे धीरे चीज़ों को करना, रिकवर करना, तो दैट इज टू रिकवर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए यही सेशन था, छोटा सा सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन, और मिलते हैं नेक्स्ट उसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के साथ। आज थोड़ा मेरा गला भी बैठा हुआ है, तो अगर आपको मेरी आवाज़ बैठी हुई और वैसी लगे तो कोई बात नहीं, चलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। टिल देन पढ़ते रहिए, और मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, सही दिशा में मेहनत करनी पड़ती है। तो सही दिशा में मेहनत करिए। टेक केयर एंड बाय बाय।